G20 समिट जो है या उसकी मीटिंग्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। कई लोग जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही चले जा रहे हैं, जिसमें कि एक ये भी बताया जा रहा है कि जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो भी पहुंची हैं और वहां पे ना सिर्फ पहुंच गई हैं भारत में, बल्कि डांस करती हुई भी दिखाई दे रही है। और यहाँ हमें नचा के रखा हुआ है, कभी कहते हैं ये करो और कभी कहते हो वो। वहाँ पे किसी को लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, जबकि राइट्स की वायलेशन हो रही है। सिर्फ उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने इस कल्चर को किया रंगारंग, और इसके पीछे उनका और कोई मकसद। सुनिए, आप इतने बिलीव से कह रहे हैं, आप इतने मैं बिलीव से ये बात कुछ नहीं करता इंडिया की, क्या करता है मैं कह रही हूँ। शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकॉनमी के लिहाज से। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर ये है कि उसने इनको बेहतर रखते हैं ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सके। अब देखिए, वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी पे बात की, उन्होंने टेररिज्म पे बात की, उन्होंने हिस्ट्री पे बात की, उन्होंने जियोग्राफी पे बात की, सारी चीज़ों को बात की। और देखिए कितना ज़बरदस्त, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं पे भी खिताब करते हैं, चाहे वो इंडिया के लिए खिताब करें, चाहे वो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी खिताब करें, पूरी दुनिया में उनकी खिताब पर नज़रें होती हैं और पूरी दुनिया में यही चर्चा होती है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहाँ जाएंगे और क्या होने वाला है। इंडिया की बात करें, 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इशू। तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब, हमें तो जारी बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं। कर्तव्य, जिम्मेदारी, हर एक प्रॉमिस को पूरा करना, हर एक कर्तव्य पे खरे उतरना। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 9 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली है। कभी भी ये बात उन्होंने लेटर स्वरूप लिखा ही नहीं है कि मुझे आज के दिन एक दिन छुट्टी चाहिए। कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं और पूरी दुनिया से कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं, कैसे इसकी तैयारी की गई है, और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया यानी कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या लिख रहा है और क्या। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से बहुत सारी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में G20 का सम्मेलन है और इसे एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। तो आज इसी भी हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वक्त में ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम खुद यहाँ से निकल रहे और कह रहे हैं कश्मीर चाहिए। नहीं, कश्मीर की बात ये होती है कि कश्मीर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी जो पब्लिक है वो चाहती है हमारे साथ। तो अब तो नहीं चाहती वो, उसने तिरंगा उठा दिया, तिरंगा के नारे लगाए हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए। वो कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब हमने इंडिया के साथ रहना है। नहीं, ज़बरदस्ती बात बताऊँ कि वहाँ पे आप किसी को कोई आज़ादी नहीं दे रहे, आप मुकम्मल तौर पे आपने उनको कैद में कर दिया और आप कैद में करके कहेंगे जी झंडे उठाओ। इस तरह नहीं होता मुकम्मल उनको वोटिंग की आज तक आपने कोई पावर नहीं दी, ना कोई वहाँ पे वोटिंग हो रही है, ना कोई इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ दफा कह रही है इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ, जब होंगे देखा जाएगा। लेकिन इंडिया बढ़ इस वजह से रहा है कि उनके अंदर यूनिटी है। उनका 10 सालों से एक प्राइम मिनिस्टर, वो गैर मुमालिक जो हमारे से बहुत बेहतर हैं क्योंकि उनके साथ इत्तफाक है, इत्तेहाद है, खुश अखलाक उनके अंदर भरा हुआ है। हमारे अंदर ना इत्तफाक है, ना इत्तेहाद है, ना यूनिटी है। हम हमेशा जलील होते रहेंगे जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर हम बैठ के एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत नहीं बांटेंगे।
तो हम इतना जलील होते रहेंगे। इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए, इंडिया आज चांद पे पहुंच गया, इसमें नो डाउट, इसमें हम हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन बात यह है कि आप इस चीज़ से भी नहीं मुंह मोड़ सकते कि उन्होंने वहाँ पे लोगों को कैद किया हुआ है। जो मेजॉरिटी है वहाँ पे मतलब उनकी जो आज़ाद लोगों के साथ उनका बर्ताव है, उन्होंने कैद किया हुआ है। लेकिन वो आज तक कभी ना वहाँ पे फेयर इलेक्शन होने दे रहे हैं। स्टेडियम भरे पड़े थे, त्यौहार थे, आर्मी की परेड हो रही थी, वो लोग तो इंडिया के साथ मुझे लगता है कि अब बड़े ही खुश हैं और पाकिस्तान का नाम नहीं लेने वाले। खुश नहीं है, वो मजबूरी से कर रहे हैं। वो इतना उनको मजलूम किया जा रहा है, इतना उनको पाबंद किया, उनके पास जुल्म सितम हो रहा है कि उनके कर्फ्यू लगाया जाए, बाद का तो कर्फ्यू लग जाता है, 2-2, 3, 10 दिन कश्मीरी बाहर भी नहीं निकलते, उनको मजबूर किए जा रहे हैं। जैसे अभी इधर हमारे पाकिस्तान में इधर हिंदू आ जाएँ या कोई ऐसे इंडिया के बंदे आ जाएँ तो हमारे अंडर ही आएंगे, हमारे कहने पर वो सब बातें करेंगे, तो वो मजबूर होकर करेंगे, खुश से कोई नहीं कर रहा। इंडिया ने 10 साल में जाके तरक्की की है, बहुत कर लिया, बिल्कुल सिर्फ 10 साल में की है। उससे पहले तक इंडिया हमारे से बहुत पीछे होता था, उनकी करेंसी को इतनी स्ट्रॉन्ग 1992 से वहाँ तरक्की शुरू हो गई है। नहीं, बेसिक जो अगर दुनिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो 10 साल बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, वो उन 10 सालों में उन्होंने तरक्की की है। 10 सालों में वो मतलब अगर देखा जाए चांद पे वो चले गए हैं, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो दूसरे गरीब मुल्कों की इमदाद कर रहे हैं, एक इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि साथ उनका जो जुल्म सतम किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुशियाँ मनाएं, अंदर उनकी खुशी नहीं है, बजाय तो वो खुशी मना रहे हैं लेकिन दिल उनके धड़कते हैं अपने कश्मीरियों के साथ। इंडिया आज तक हमें वो इक्वल राइट्स नहीं दे पा रहा। पानी का मसला देख लें, वो हमारे जब होता है अब भी जारियत करके हमें पानी का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दहशतगर्दी इंडिया हमारे मुल्क में कर रहा होता है। कश्मीर से बढ़ के भी और भी कई मसले चल रहे हैं हमारे पास इंडिया के, कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात बनाएं, लेकिन पहले उनको अपने मुल्क को मिसाल के तौर पर हमारे कश्मीर भाइयों को क्लियर करें, फिर उनके साथ वो अपना दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, वरना हम तो इंडिया के अदली दुश्मन है और रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें जब तक कल्चर से ही कौमें ज़िंदा रहती होती हैं। आप कल्चर को ही आप ख़त्म कर देंगे, ना कोई रवायात रहेंगी, ना कोई ट्रेडिशन रहेंगे, आप कहीं पे भी दुनिया में नहीं रह सकते। अब इंडिया ने इसी कल्चर को प्रमोट करते हुए इसको पॉजिटिव कहना चाहिए, जो उन्होंने किया एक अच्छा स्टेप है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल्चर को उन्होंने ज़िंदा रखा है, उन्होंने कल्चर टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं, G20 की मीटिंग होने जा रही है। इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। अब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस नज़रिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं उनकी? देखें, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ भी अपने हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे वो मोदी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसने कहा जी मैं, पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रब्ता करो, हम आपके साथ कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं। तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल मैं वज़ीर आज़म से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं। भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है, हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जिस तरह इंडिया सबके साथ बेहतर ताल्लुकात ने, उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहाँ से उसको फ़ायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही है। हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया। एक तरफ हमें टीटीपी ने चित्राल पे हमला कर दिया है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान को काफ़ी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि ये उनकी जॉब नहीं है। और तीसरे नंबर पे डॉलर को कीमतों को नीचे करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा उन लोगों के पीछे कार्रवाई की जा रही है जो हवाला, हुंडी और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारी प्रायोरिटीज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप या अगली हुकूमत ही ठीक कर सकती है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है, इवन इंडिया इज़ गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैन इट्स ओन इन नेबरहुड। हम कहाँ पे हैं कि हम टीटीपी से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें।
So what do you make of all these developments? इसके बारे में बिल्कुल कानून साजी वो कहते हैं करेंगे, और दर हकीकत एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक मफरूजा समझा जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ने, तो इनके जरिए सख्त फैसले करवाए जाएं, खासकर ये दुकानें, ताजरान जो कहते हैं कि दुकानें देर से खुलनी चाहिए, ये भी एक बड़ा उसमें है। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि केयर टेकर सेटअप जो है वो जो सिलेक्शन ऑफ द लोगों की सिलेक्शन थी, लोग उससे मायूस हैं। उसको कहा जाता है कि ये सेटअप ठीक नहीं था, और उसमें तब्दीलियों कई दफा ये भी सुनने में आया कि उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, पोर्टफोलियो तब्दील किए जाएंगे, कुछ और इसमें मिनिस्टर लाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं हमेशा इसके हक में हूं कि मुआशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त जरूरत है मुआशी इमरजेंसी की। अब ये जब से हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकातें ताजरों से की हैं, तो कई चीजें सामने खुल के आ रही हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर और मनी एक्सचेंज के ऊपर क्रैकडाउन जरूरी है, होना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ इतने अरसे से इसको बर्दाश्त क्यों किया गया। दूसरा, इस चीज को भी ऑलमोस्ट कन्फेशन ही किया गया है कि हर चीज अफगानिस्तान और ईरान जा रही है। बल्कि आज एक खबर किसी हमारे मिनिस्टर ने दी है कि हमने चीनी स्मगल होने से बचा ली है। तो ये भाई पहले क्यों नहीं इसको रोकते रहे? पहले भी रोकना चाहिए था। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट इसको हल कर सकता है, और एक ही फर्द वाहिद जो है वो सलाहियत रखता है इस सब चीजों पे क्रैकडाउन करने की, और वो आर्मी चीफ है। हालांकि मैं एग्री करूंगा उनका पोर्टफोलियो नहीं है, उनका पोर्टफोलियो डिफेंस का है, लेकिन दूसरे सारे जो हैं हमारे दूसरे सारे चॉइसेस फेल हो चुके हैं। तो G20 को कंटिन्यू करते करते उन्होंने अपने जो आसियान कंट्रीज हैं उनको भी पीछे नहीं छोड़ा, और बल्कि उनको भी जो है वो जाकर दिया। और चाइना के ऊपर ये एक मुंह तोड़ जवाब है। मोदी जी एक स्पीच दे रहे थे, स्पीच में गलती से उनके मुंह से साउथ चाइना सी निकला। उसके 2 घंटे बाद चीन की एक सबमरीन डूब गई। ऐसे ही थोड़े हो जाता है। अब मैं कितना कुछ बोलूं, मेरे पास बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। बोलो ना, हम सुनना चाहते हैं, ऑडियंस सुनना चाहते हैं, हम सुनने के लिए बैठे हैं, बोलो। अरे कट कर देना, पीछे पड़ जाएंगे मेरे। ये तो जरूर लगेगा, कट कर देना, पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी हर दूसरा बंदा कहता है यार ये मत लगाना, वीगो आ जाएगी। तो पता चलना चाहिए ना कि इंडिया में वीगो किस बात पे आती है। हमारे यहाँ तो नहीं आएगी। इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर और भी बहुत सी कंट्रीज, इन लोगों ने ऐसा क्वाड बनाया हुआ था। यानी कि ये समिट जो हो रहा है इंडोनेशिया में, उन्होंने ये समिट इसलिए बनाया हुआ था कि कल को अगर चाइना कोई भी इनके साथ ज्यादती करती है तो ये एक होकर उनके खिलाफ जो है, उनके अगेंस्ट जो है वो कदम उठा सके। और भारत को बुलाने का, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का मकसद वहाँ पर यही था कि भारत जो है वो 5वीं बड़ी सुपर पावर है, आने वाले टाइम में वो 3री बड़ी सुपर पावर बन जाएगी। तो क्यों ना हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को सुबह 5:30 बजे से, और ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर के इस भारत के सभी युवाओं के अंदर और सभी लोगों के अंदर आपको ये दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ महज 7% सुन्नी मुसलमानों को छोड़ करके। आज सुबह 5:30 बजे से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में थी और ना जाने कितने चैनल्स मैंने किए, पर पाकिस्तान को भी तो मैं अपनी बातों को रखने से मना नहीं की। मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं रखूंगी, आपने इनवाइट किया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी और मैंने जरूर अपनी बात आपके सामने रखी। तो लोग मुझसे भी तो पूछ सकते हैं कि इंडिया में G20 चल रहा है, इंडिया में इतनी बड़े अचीवमेंट्स चल रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को क्यों इंटरव्यू दे रही हैं, आप चाइना को क्यों इंटरव्यू दे रही हैं, आप उज्बेकिस्तान को क्यों इंटरव्यू दे रही हैं? कर्तव्य, जिम्मेदारी, यही तो भगवत गीता से सीखा है हमने। कर्तव्य निभाना भगवान राम से तो हमने सीखा है। जो कर्तव्य उन्होंने भरत जी के साथ निभाया था, वो उस कर्तव्यों को अगर मैं लेकर बैठूं तो शायद 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो 24 घंटे की क्विक ट्रिप पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के जकार्ता में गए और सुबह 3 बजे वहां पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि G20 की मीटिंग का समारोह बहुत ही बड़े जोर शोर में, बहुत खूबसूरत तरीके से दिल्ली में हो रहा है।
तो उस जिम्मेदारियों को भी वो अपनी नजरों के सामने करवाना चाहते थे। उन सारी तैयारियों को भी वो संस्कार, संस्कृति, सारी चीजों को देखते हुए उन चीजों को भी वो अपने सामने करवाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये जो एशियन और 18th ईस्ट एशिया समिट था, इसमें भी कहीं ना कहीं हब ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात थी, तो उसमें तो उनको जाना ही था, उसमें तो उनको अटेंड करना ही था। और जुबान से निकली हुई बात सनातनियों के लिए पत्थर की लकीर होती है। अगर उन्होंने कह दिया है कि वो जाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री भारत से निकले और 3 बजे सुबह वहां पहुंचे और शायद अब तक हिंदुस्तान पहुंच चुके होंगे, क्योंकि कल से उनको G20 के लिए बिल्कुल खड़े रहना है, स्वागतम के लिए उनको खड़े रहना है। और क्योंकि भारत के संस्कार इतने प्रिय होते हैं कि किसी को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो किसी दूसरी कंट्री से भारत आया है। उनको ये एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। चंदन के टीके से स्वागत होती है, गेंदे के फूल से वेलकम होता है, और भारतनाट्यम के डांस को उस कलाओं को जो रचाया गया है, जो दिखाया गया है, वो अपने आप में आज दिल्ली तो जैसे लग रहा है कि लॉस एंजलिस भी फीका पड़ गया है। आज दिल्ली इतना खूबसूरत लग रहा है कि लॉस एंजलिस फीका पड़ गया है। और फिर से देखो रिबाहा के उन्होंने इंडोनेशिया विजिट किया। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होती है, सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी होती है, जहां की करेंसी में भगवान गणेश के चित्र होते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको जोको विडोडो ने, जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको वैसे ही रेड कारपेट और मोदी की जय, भारत माता की जय, उसी तरीके से उनका स्वागत हुआ है। बड़े खूबसूरत अंदाज में स्वागत हुआ। अभी मैं देख रही थी न्यूज में कि वो बहुत वहां पर बच्चे जो है वो उन्होंने घेर लिया है, बहुत सारे इंडियन जो वहां पर कम्युनिटी रहती है उन्होंने घेर लिया है। इंडोनेशिया की जो महिलाएं हैं उन्होंने साड़ी वगैरह पहनी है, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह, पूरे बिंदी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा और आप काफी सारा एंटरटेन हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।